तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेटा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर जैसे कैल्शियम आया, आजकल जैसे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है कि किसी के नी पेन हो रहा है, किसी के अंदर कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर क्या है कि हमें पता पड़ा कि यार कैल्शियम के कारण ये दिक्कत हो रही है, कि कैल्शियम की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हाइपोथेसिस मींस हमें जो एक चीज, जो ये ऑब्जर्वेशन मींस हमने सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्वेशन किया कि नॉर्मली 50 साल के जो मेल और फीमेल उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन किया। अब इसका कारण क्या है, तो वो सब लोग हॉस्पिटल आए तो हमें पता पड़ा कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है, या पानी की कमी से हो रहा है, या मिनरल्स की कमी से हो रहा है, या फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ने के कारण हो रहा है। ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें पता पड़ा कि यदि वो कैल्शियम की कमी से होता है, तो अब हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि भाई हमारे क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए और क्या मेथड है कि ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड के एडवांटेज आते हैं। और जो लिमिटेशंस मींस जो इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम दूसरे शब्दों के अंदर बेटा लिमिटेशंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लिमिटेशंस। जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर अवर ऑब्जर्वेशन टू बी एक्यूरेट एंड रिलायबल इट इज नेसेसरी टू एडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड मींस आपको चुपचाप ऐसे नहीं कि आप उसके संग मिंगल हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव मींस एक सामान्य की तरह के ऑब्जेक्ट की तरह खड़े रह के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। लाइक बिग बॉस का कैमरा जैसे चलता है ना बिग बॉस में, लाइक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। तो ये ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तो पहला डिसएडवांटेज तो क्या होगा कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल होता है ऑब्जर्वेशन करना। दूसरा जो है बेटा इसके अंदर अनकैरेक्टरिस्टिक रेस्पॉन्स एंड आर्टिफिशियल बिहेवियर। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग ए इंडिविजुअल, वी शुड सी दैट इंडिविजुअल डज नॉट बिकम अवेयर ऑफ इट। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको पता नहीं होना चाहिए कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। प्यूपिल विल मे शो अनकैरेक्टरिस्टिक रेस्पॉन्स, अनरियलिस्टिक। यदि उनको पता पड़ गया कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दे विल चेंज देयर एटीट्यूड। One girl and boy is sitting in the class, no one is there, then they will chit chat and they will gup-shup. But someone will come and she will think that someone came to observe us. Then they will not talk with each other. This is problem. They can change their attitude, unrealistic behavior and artificial behavior. जो उसका नॉर्मल जो बिहेवियर है उन दोनों का वो चेंज हो जाएगा और आर्टिफिशियल तरीके से वो दोनों अपना अपना बिहेवियर दिखाएंगे। ऑब्जर्वेशन एक आर्ट होती है। ऑब्जर्वेशन के बायस भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के बायस मींस आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे अब यदि थॉट प्रोसेस की बात करें तो अरबाज खान ने नई शादी की है, तो उसके थॉट प्रोसेस पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। हमारे थॉट प्रोसेस में तो ओ भाई कान पकड़ो, क्या बोल दिया, गड़बड़ हो गया मामला। थॉट प्रोसेस दैट विल लीड ऑब्जर्वेशन बायस। लैंग्वेज लीड करती है ऑब्जर्वेशन बायस। करेश अभी मणिपुरी लैंग्वेज में आपको गालियां देने लग जाए और ये बोले आपको नो आई एम एप्रिशिएटिंग यू मैन, दिस इज नॉट एब्यूजिव लैंग्वेज, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू, बट अंदर ही अंदर आपको ठोक रहा है। तो ये क्या हुआ, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बायस। ये लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल गेस्चर, रिजल्ट, अटेंशन। यदि आपकी आई साइड आई विजन भी यदि आपका कम है तो दैट विल लीड ऑब्जर्वेशन बायस। यदि आपको कानों से कम सुनाई दे रहा है तो ये ऑब्जर्वेशन बायस पैदा कर देते हैं। समटाइम्स बिहेवियर वी वांट टू स्टडी नॉट टू बी एग्जिटेड व्हेन वी वेट फॉर इट। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करने गए और किसी को भनक लग जाती है, तो वो ऐसा बिहेवियर आपको दिखाएंगे नहीं। बिहेवियर वी वांट टू स्टडी, हम जो बिहेवियर पे स्टडी करना चाह रहे हैं वो करेंगे नहीं। आपको पता पड़ेगा आज रिसर्चर आया है, वो रिसर्चर ये स्टडी करना चाहता है कि कौन सा स्टूडेंट कितने आवर्स पढ़ता है, कितने आवर्स क्या करता है, ये उसका पूरा शेड्यूल उसे स्टडी करना है। तो आप क्या करेंगे, पूरे दिन जो अच्छा होगा बिल्कुल पढ़ाई करेंगे, फालतू बात करेंगे नहीं। आपसे बने भैया बात करें, बोलेंगे नहीं सामने देखो। ये क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन बायस और प्रॉब्लम पैदा करता है। बिहेवियर वी वांट टू स्टडी, जो बिहेवियर हम स्टडी करना चाहते वो एग्जिबिट मींस बाहर दिखाई नहीं देगा।
दूसरा बेटा, इट लैक्स रिपीटेबिलिटी, और ऑब्जर्वेशन मेथड्स के अंदर रिपीटेबिलिटी के चांसेस नहीं होते। कहीं मैं आपसे कहूं कि चलो भाई आपका क्या बिहेवियर था, रिपीट करो, तो बंदा क्या कहेगा, ये क्या रिपीटिशन के लिए बचे हैं क्या? रिपीटेबिलिटी के चांस नहीं होते। ये हमारे डिसएडवांटेज है ऑब्जर्वेशन मेथड के। हमारी साइकोलॉजी हम भाटिया एंड क्रेग की किताब से पढ़ रहे हैं। कई लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार में कि सर आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, हमारी साइकोलॉजी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम भाटिया एंड क्रेग। भाटिया एंड क्रेग की जो दूसरी यूनिट है हमारी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड आता है बेटा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो हमारा थर्ड आता है वो आता है बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट करना साइकोलॉजी के अंदर, यदि किसी चीज को असेस करना है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशन मींस आपके एक्सपेरिमेंट की कंडीशन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यह नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और ब्लास्ट हो जाए लैब के अंदर ही। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और यदि लैब के अंदर ब्लास्ट हो जाए तो कंट्रोल्ड कंडीशन के साथ में आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। The use of this method has raised psychology to the study of an experimental science like physics, chemistry and physiology। इसी कारण एक्सपेरिमेंटल मेथड के कारण ही हमारी साइकोलॉजी को फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह एक्सपेरिमेंटल साइंस बोला गया है। समझ में दो, जब हम इसकी बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट मेथड इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को या किसी स्टूडेंट को उनके ऊपर देखा जाए कि किस मेथड में कौन सी टीचिंग इफेक्टिव है। तो जैसे नॉर्मल चाक बोर्ड में किया, नॉर्मल एक टीचर पढ़ा रहा है, फिर हम एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनको एक स्टडी हमें स्टोरी के बेस पे कराते हैं। हमने एक टॉपिक सिंपल तरीके से पढ़ाया चाक बोर्ड से, एक दूसरा हमने स्टोरी के तरीके से एबीएड से किसी अलग मेथड से इंटरेस्टिंग वे में हमने पढ़ाया। फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चों को किस मेथड से ज्यादा समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को असेस करना। और कौन असेस करेगा, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो बेटा एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से लोग होना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटर होना जरूरी है, जो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंटर होना चाहिए। दूसरा कौन सा, वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट होगा। उस सब्जेक्ट के बाद में वो क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या वो एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे नॉर्मली हमारे मेडिकल साइंस के अंदर मेडिसिन का इफेक्ट देखते हैं कि यदि किसी को ऑपरेशन करना है तो एक छोटे से ऑपरेशन में लोकल एनेस्थीसिया हम लगा के देखते हैं कि इसका कितना इफेक्ट होगा। तो वो लोकल एनेस्थीसिया क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्ट पेशेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। मेडिकेशंस का देखा जाता है कि पीसीएम कैन बी एनाल्जेसिक और गुड एनाल्जेसिक रादर देन अदर एनाल्जेसिक्स। तो पीसीएम आप देंगे, दोबारा आप कोई और मेडिकेशन देंगे, तो उन मेडिकेशन से किस मेडिकेशन का ज्यादा इफेक्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज किए जाते हैं। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं बेटा, मैं आपको सिंपल तरीके से स्टेप्स बता देता हूं एक्सपेरिमेंटल मेथड की, बहुत इजी वे में आपको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, क्योंकि किताब के अंदर तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो मेरे करेज को इतना सा छोटा करके देना है कि शाम को जाए और पूरा निगल जाए। निगलना किताब को नहीं, शब्दों को अपने मन ही मन के अंदर एंट्री दे देना बस। तो सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम दैट हैज टू बी सॉल्व्ड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, डिफाइन द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे। समझ में आई, क्या प्रॉब्लम है उसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा, इसको हम डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। बेटा सब्जेक्ट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, इस सब्जेक्ट ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बेटा ये रिसर्च का शब्द है, आपको समझ में आएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दूसरा, इंड्यूस चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब देख क्या आया बेटा, इंड्यूस चेंजेज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable for experimental group, not control group, not
कंट्रोल ग्रुप। मेरे बच्चे, जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो ये मेथड हम यूज करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑब्जर्व द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक लाइन में लिख देता हूं बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम किसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, वी आर असेसिंग द नॉलेज रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ जीटीवी एनक्लेव। मींस हम एक रिसर्च कर रहे हैं मेरी बहन कि जीटीवी एनक्लेव के अंदर कितने लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पता है। तो करिश तो यूं करा, सबको पता है सर। तो जब हम ये रिसर्च करेंगे तो हमने प्रॉब्लम को तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, असेस करेंगे और उनको एक हमें एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन। अब सुनो बेटा, असेस करने के लिए हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक तो ग्रुप हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक हो गया कंट्रोल ग्रुप। इन दोनों को हमने असेस कर लिया कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कितना पता है तुम्हें, और डाटा कर लिया कि इन दोनों को 50-50% पता है। फिर हमने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या किया, हमने हेल्थ एजुकेशन दे दी, किसके बारे में भैया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। और कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं लिखा ना, नो चेंजेस इन द कंट्रोल ग्रुप। अरे जभी तो हमें पता पड़ेगा कि हेल्थ एजुकेशन देने के बाद कितना इंप्रूवमेंट हुआ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। ये तो 50% के 80% हो गए और ये 50 के 50 रहे। मींस कहने का मतलब ये बेटा कि भैया कि यदि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में यदि आप हेल्थ एजुकेशन देंगे तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगी। समझ में आया? और कंट्रोल ग्रुप के अंदर, कंट्रोल मींस जिसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अरे किसी दवाई का असर देखना है तो एक ऑपरेशन, एक तरीके के दो लोगों के ऑपरेशन हुए, तो हमने एक मरीज को तो बिना दवाई दे के देखेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, दूसरे को जिस चीज से हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो मेडिकेशन दे के देखेंगे, जब भी तो हमें पता पड़ेगा कि इफेक्ट आया है कि नहीं आया है। ह्यूमन बीइंग पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, आजकल मना करती है गवर्नमेंट और नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के तरीके से आपको समझा रहा हूं। प्रॉब्लम फाइंड आउट करी, दो ग्रुप बना दिए, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। अब भैया इन दोनों में कंट्रोल ग्रुप मींस इस ग्रुप में पता होगा इसका बिहेवियर, जब भी तो एक्सपेरिमेंट का पता पड़ेगा। चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट कंट्रोल ग्रुप। जैसे बेटा अब मैं बताता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। अब बेटा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? स्मोकिंग लीड्स कैंसर, स्मोकिंग लीड्स कैंसर, ये स्टडी है। इंडिपेंडेंट तो स्मोकिंग है भैया, कितनी कर सको उतनी कर लो, और कैंसर डिपेंडेंट है, क्योंकि कैंसर तो जब ही होगा जब आप स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग नहीं करोगे तो कैंसर नहीं होगा। जैसे नॉलेज लीड्स एटीट्यूड, यदि आपको हैंड वॉशिंग की नॉलेज होगी तो एटीट्यूड हैंड वॉशिंग का तो चेंज हो ही जाएगा ना। तो नॉलेज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड क्या हुआ, एटीट्यूड, वो डिपेंड है ना आपकी नॉलेज के ऊपर। तो ये चीज समझ में आई आपको? तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया बेटा। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर दो ग्रुप लिए जाते हैं, उन दो ग्रुप के ऊपर स्टडी की जाती है, जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम वेरिएशंस ला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट डाल सकते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे कंट्रोल ग्रुप पर दिखाई देगा। एग्जाम्पल किताब में भी दूसरा लिखा होगा तो आपको पढ़ लेना है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड तो भाई रिलायबल तो होगा ही, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ हो रहा है, वेरीफाइबल होगा, डेफिनेटिव होगा, प्रिसाइज होगा और क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट होगा। भैया तुम 100 लोगों के ऊपर भी देख सकते हो, 200 के ऊपर भी देख सकते हो, तो क्वांटिटेटिव भी है।
ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट हुआ ना, स्मोकिंग लीड्स कैंसर, स्मोकिंग कॉज हो गया, कैंसर इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बड़े बड़े शब्द है जो आगे रिसर्च के अंदर आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिप्लीकेटेड, ये रिप्लीकेट भी कर सकते कि भैया इस चीज का मेडिकेशन का इफेक्ट आया नहीं आया, हम दोबारा भी देख के देख सकते। लेस चांस ऑफ एक्सपेरिमेंट बायस, एक्सपेरिमेंट के अंदर बायस होने के चांसेस कम होते हैं। लिमिटेशंस क्या बेटा, सबसे पहले तो कंट्रोल ग्रुप की कंडीशंस को, कंट्रोल ग्रुप को मेंटेन करना, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप बिना फायदे के आपके साथ जुड़ा हुआ है, बिना लॉजिक के आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो कंट्रोल ग्रुप का ह्यूमन बिहेवियर इज टू कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश परफेक्ट कंट्रोल ऑफ कंडीशनिंग अफेक्ट द बिहेवियर। हमारी साइकोलॉजी के अंदर तो हम बिहेवियर को असेस करते हैं, और साइकोलॉजी ये कहती है बेटा एक्सपेरिमेंटल या साइकोलॉजी के दौरान किसी के बिहेवियर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर आर्टिफिशियली सेटअप इन्वॉल्व हो ही जाता है। डिफिकल्ट टू जनरलाइज द रिजल्ट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो उसको रिजल्ट को जनरलाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई उसका इफेक्ट कुछ था, इसका इफेक्ट कुछ है। अब इस रिजल्ट को यदि हम जनरलाइज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद देयर में मेनी सिचुएशंस वेयर इट नॉट बी एथिकल और कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, कई ऐसी जगह होती है जहां एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। मेंटल पेशेंट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप बिना किसी पेशेंट की मींस रिसर्च का ये कॉन्टेक्स्ट है, रिसर्च का एक प्रिंसिपल है कि यदि आपकी रिसर्च किसी को फायदा नहीं पहुंचाती तो आप किसी पर्सन को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। जब भी तो जानवरों के ऊपर की जाती है, उसमें भी परमिशंस ली जाती हैं, एथिकली देखा जाता है, लीगली देखा जाता है। ये थोड़ी है कि आई दवाई मार्केट में और सबसे पहले कई पर्सन के ऊपर यूज हो, निपट गई जी 10-12। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसिव भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग चीज जैसे मेंडल ने किया था मटर के दाने के ऊपर। मेंडल ने क्या किया, मटर के 2 पौधे लाया, पौधे लाके दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया, लंबे पौधे को और बोने पौधे को दोनों का हाइब्रिड कराया, तो पते पड़े कुछ पौधे लंबे हो गए, कुछ पौधे बोने रह गए। फिर उनकी जनरेशन के बाद कुछ उसने कराया, तो वो पूरी जनरेशन देखता रहा, पहले मटर का बीज रोपा, फिर उसका डेवलपमेंट देखा, फिर उसके बीज निकाले, फिर दूसरी जनरेशन देखी। तो टाइम तो लगता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिसर्च के अंदर बहुत सारे लोग लेने से घबराते हैं, क्योंकि मैं भी रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे पता है रिसर्च क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि रिसर्च विल कंज्यूम योर टाइम, मनी, एफर्ट्स और मटेरियल। रिसर्च करोगे तो आपको 2 ग्रुप लेने पड़ेंगे, डेस्क्रिप्टिव स्टडी करोगे तो आपको एक में असेस कर रहा है जी, इनका स्ट्रेस असेस कर लिया। रिसर्च में तो पहले भी असेस करना है, फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है और फिर दोबारा असेस करना है, डबल मेहनत करनी है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आपके 2 मींस ज्यादा अमाउंट खर्चा होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड आता है बेटा, द क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड और क्लिनिकल मेथड, इसका कहने का मतलब ये बेटा, जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर जब हम बैठते हैं तो पेशेंट का, जब हम फाइल लेते हैं, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स को असेस करते हैं, तो उसके बारे में पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। केस स्टडी मेथड एज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए पर्सन, उसके कागजों की इन डेप्थ स्टडी करना। Usually undertake in a clinical setting where data is gathered from many sources to understand the root of behavior of the problems। हमारा जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी हिस्ट्री टेकिंग के अंदर सब कुछ लिखा होता है, और उसके बाद डेली के डेली उसका जो रिकॉर्ड और जो ट्रीटमेंट और जो बिहेवियर है वो मॉनिटर करके और उसमें लिखना होता है। तो केस हिस्ट्री में यदि एज ए साइकोलॉजी के स्टूडेंट और एज ए साइकोलॉजी हम जाते हैं तो ये केस हिस्ट्री मेथड के थ्रू भी हम पर्सन के बिहेवियर को असेस कर सकते हैं कि इसके संग क्या क्या हुआ। दिस मेथड यूजेस केस हिस्ट्रीज, इंटरव्यूज, विजिट्स टू द सब्जेक्ट्स, होम और स्कूल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। केस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स विद इम्पेयरमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू अवर नॉलेज ऑफ दिस ऑर्गन। जैसे कई बार कोई केस हिस्ट्री मिल जाती है कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, कहां करते हैं और कब नहीं करते। यदि हमने एक केस हिस्ट्री को लेकर हमने स्टडी करी तो उससे हमारे ब्रेन के मोस्ट ऑफ द पार्ट का पता पड़ जाता है। इसके एडवांटेज क्या है बेटा? इसके एडवांटेज के अंदर जब हम केस हिस्ट्री करते, केस हिस्ट्री मींस उस पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल की स्टडी करते हैं हम,
तो रिच इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, हमें किसी पर्सन के बारे में रिच इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अरे हम बच्चे की नॉर्मली 10वीं की मार्कशीट देख के बता देते हैं ना, पढ़ने वाला नहीं है, नंबर कम है, चेहरा देख के लग रहा बदमाश है, कान छिदवा रखे तो करता होगा, हुड पहन के आया है, चाकू लेके घूमता है तो एटीट्यूड खराब होगा, ब्लेड मिल गई तो जेब कतरा होगा। ये क्या है भाई? ये एडवांटेज इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मींस पैशन की जब हम स्टडी को देखते हैं उससे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स स्टडी अनयूजुअल केसेस, कई बार कई केसेस में जैसे रेप विक्टिम्स हो गए, कई सीवियर अटैक्स हो गए, किसी के बहुत इमोशनली सेंटीमेंट से जुड़ी हुई चीज होती है कि आप उससे जाके पूछोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस केस को स्टडी करके उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहला एडवांटेज इसका क्या होगा? रिच इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, रिच इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या होगा? स्टडी अनयूजुअल केसेस, स्टडी अनयूजुअल केसेस। थर्ड होगा बेटा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मींस इस मेथड को यूज करके हमारे लिए एक्सप्लोरेटरी मींस हमें रिसर्च करने के और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इलस्ट्रेट थ्योरीज, इसके बेस पर हम थ्योरी को इलस्ट्रेट मींस एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेट थ्योरीज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और स्टडी अनयूजुअल केसेज, ये इसके क्या हुए? स्टडी अनयूजुअल केसेज। और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ बेटा? इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ बेटा? इसके हमारे एडवांटेज, ये क्या हो गए बेटा? एडवांटेजेस ऑफ क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री मेथड। और जो दूसरा जो एक वर्ड आता है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब भैया डिसएडवांटेज। ये मोस्टली इन शब्दों का मतलब तो आपको पता है कि कौन सा शब्द क्या है, ये आपको मोस्टली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन आपको समझना है कि ये लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले लिमिटेशंस, वी कैन नॉट जनरलाइज द रिजल्ट्स, हम रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर पाते। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जनरलाइज नहीं कर सकते। एक रिसर्चर के खुद के बायास हो सकते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने फॉर्मली ऊपर से देख लिया, डेप्थ में स्टडी नहीं करी, खुद का बायास, रिसर्चर के बायास हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स मेमोरी, उस पर्सन की मेमोरी के बेस पे भी हो सकता है कि वो बता नहीं रहा हो, जिस टाइम उससे वो पूछा गया हो हिस्ट्री के टाइम पे या केस हिस्ट्री उससे पूछी गई हो, उस टाइम पे वो मेंटली ठीक ना हो और वो सही बताया ना हो। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ बेटा एक केस हिस्ट्री मेथड। अब जो दूसरा मेथड आता है बेटा वो होता है सर्वे मेथड। ये सर्वे मेथड हमारी कम्युनिटी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। सर्वे मींस आप गए किसी रूरल एरिया के अंदर और सर्वे कर रहे हैं। सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स द कलेक्टेड ऑफ डाटा pertaining to self-reported attitudes and behaviors of the population by using a representative random sampling. मींस कहने का मतलब है बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सर्वे मेथड्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मींस आपके अंदर पॉपुलेशन है 1000 की, तो हम 1000 को सैंपल नहीं ले सकते। हम क्या कहेंगे? पहला आ जाओ एवरी 10, तो ये क्या हो गया? रैंडम सैंपलिंग। आपकी कम्युनिटी से 5 लोग निकल के आ जाओ, हम उनके बारे में बता देंगे कि ये बच्चे कैसे होंगे। ये क्या कहलाता है बेटा? रैंडम सैंपलिंग। एक क्वेश्चन आयर, बेटा ये वर्ड आ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आयर, इंटरव्यूअर, क्वालिटेटिव मेंबर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। सर्वे के अंदर क्या किया जाता है बेटा? हम कम्युनिटी के अंदर गए, क्वेश्चन आयर और इंटरव्यूअर, 2 तरीके से हम इसके अंदर मेथड्स यूज में कर सकते हैं। एक तो आ गया क्वेश्चन आयर्स और एक हो गया इंटरव्यू। क्वेश्चनर्स का मतलब हो गया कि आप कम्युनिटी के अंदर गए तो आप अपने 20 क्वेश्चन का पेपर लेके गए, 20 क्वेश्चंस लिखे हुए और उनको आप पब्लिक को दे रहे हैं और वो उसको सॉल्यूशन करके देख रहे हैं और आप घर पे आके उनका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं किसने क्या आंसर दिया है। एक होता है इंटरव्यू, आप गए पब्लिक से मिल रहे हैं, मिलके आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो जो रिप्लाई कर रहे हैं उसको आप एंट्री कर रहे हैं। इंटरव्यू का मतलब पढ़ा, क्वेश्चनर का मतलब समझा। और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मींस जब आप कोई स्टडी करते हैं ना किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो बेटा ऐसे स्टडी नहीं की जाती है, पूरे हर बंदे को लेकर इन्वॉल्व किया जाता है। एक एरिया से 10 लोगों को निकाल लिया, इक्वल चांसेस टू एवरीवन। रैंडम का मतलब क्या होता है? एक इक्वल चांसेस, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। रैंडमली मींस इक्वल चांसेस टू एवरीवन। जैसे क्लास के अंदर हम कहते हैं ना कि भैया पूरी क्लास में 100 बच्चे बैठे, चलो तुम्हारा रोल नंबर पहला आ जाओ, 10वां आ जाओ, 11वां आ जाओ, 20वां आ जाओ,
21वां आ जाओ, 30वां आ जाओ, ये क्या हुआ? रैंडम सैंपलिंग। जैसे नॉर्मली लॉटरी निकलती है ना कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक संग सबको मैशअप कर देगा और एक निकाल देगा, उसको क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपलिंग। इक्वल चांसेस टू एवरीवन, ये चीज समझ में बेटा? क्वेश्चन आयर्स इंटरव्यू, और इंटरव्यू इज ए डायरेक्ट फेस टू फेस होता है। इंटरव्यूअर होते और रेस्पोंडेंट होते। इंटरव्यू जो रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाला, वो इंटरव्यूअर होगा, जो मैं यदि इंटरव्यू ले रहा हूं तो, और सामने वाला क्या होगा? रेस्पोंडेंट। और सर्वे कैन यूज क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब होता है बेटा, क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब होता है बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड मींस आप कितना भी लिख सकते हो। मैंने पूछा देश की सभ्यता के बारे में, ओपन एंडेड, आप कितना भी कुछ भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, ये होता है ओपन एंडेड। और एक होता है फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यू आर यूजिंग। ये क्या हुआ? फोर्स्ड, देना ही पड़ेगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए, अब देख लो भाई क्या, किस पर टिक करोगे। ये हुआ फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेटा फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चंस, और क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है बेटा? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये चीज समझ में आई? इसके एडवांटेज और डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वे मेथड कम्युनिटी के अंदर यूज किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये सर्वे मेथड इजीली एडमिनिस्टर कर दिया जाता है और हर एक की प्रॉब्लम की नीड को अडॉप्ट हो जाता है। लार्ज पॉपुलेशन पर शॉर्ट टाइम के अंदर ये क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो कि आ जाओ भैया पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाए, ये लो कर दो। लिमिटेशंस, ये पुअरली डिजाइंड क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी रिलायबिलिटी नहीं होती है। रिलायबिलिटी मेथड्स, केयरफुल सैंपल सिलेक्शन करते टाइम हमें बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट आर नॉट कोऑपरेटिव, कई बार ये हो सकता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कोऑपरेटिव नहीं हो, रिजल्ट्स आपका एक्यूरेट नहीं आए। अब जो दूसरा मेथड बचता है बेटा हमारा, वो बचता है डेवलपमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल मेथड। जब हम डेवलपमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल मेथड की बात करते हैं तो दिस मेथड सीक्स टू ट्रेस ए कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर बैक टू इट्स सिंपल बिगिनिंग्स। It assumes that the behavior patterns of an adult can be only be understood through the study of simple behavior pattern in their childhood. इसका कहने का मतलब क्या बेटा? डेवलपमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल मींस यदि किसी पर्सन का बिहेवियर अब ऐसा है एडल्टहुड में, तो चाइल्डहुड में भी उसे कुछ प्रॉब्लम रही होगी, जब भी उसका बिहेवियर ऐसा है। Whatever be the variable studied, the developmental aspect is always emphasized when the method is used. जब हम डेवलपमेंटल मेथड को यूज करते हैं तो हमेशा हम किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन करें, डेवलपमेंटल मेथड के बारे में हमें जरूर सोचना है। एक आता है टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड मींस साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग मेथड्स के अंदर जो मोस्टली आपको मैं बता दूं, जैसे इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है, लर्निंग के अंदर कुछ टेस्ट दिए होते हैं, आईक्यू कैलकुलेशन के कुछ टेस्ट होते हैं, उन फार्मूलाज और उनके बेस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो सारे मेथड्स जो हमने पढ़े बेटा, ये मेथड्स साइकोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, जिससे कि हम साइकोलॉजी को इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं, और हम साइकोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं और नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और पेशेंट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारा मेथड था बेटा, वो पहला मेथड हुआ था हमारा कौन सा? पहला तो हुआ हमारा इंट्रोस्पेक्शन मीन सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा हुआ एक्सपेरिमेंटल मेथड, चौथा हुआ क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड, नेक्स्ट हुआ हमारा सर्वे मेथड और डेवलपमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ये चीज हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। इसके साथ ये हमारा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं और दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।